नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल और सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट के लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ साथ में अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो युग चल रहा है, आज के युग में अगर बात करें तो इन दोनों चीज़ों की महत्ता जो है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समय अगर कहा जाए तो मनुष्य के लिए एक प्रकार का हीरा है। क्या है? हीरा है। अगर हम धैर्य की बात करें तो धैर्य क्या है? एक मोती है। लेकिन यही जो हीरा मोती हैं वो लोगों के पास हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सही से लोग नहीं कर पाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी स्टूडेंट ने अगर समय के महत्व को समझा, समय का सदुपयोग किया, ठीक है, और वो भी कैसे, वो भी धैर्य के साथ किया, पैसेंस के साथ किया, तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन स्टूडेंट मात कहाँ से खा जाते हैं, लोग मात कहाँ से खा जाते हैं कि उनके पास आज समय ही नहीं है, और समय है भी तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। साथ साथ में धैर्य नहीं है, बिल्कुल धैर्य नहीं रह गया है। लोग कम समय में इतना सारा नॉलेज चाहते हैं, जो कि कैसे संभव है। दोस्तों, जो लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किताबों से ही पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग किताबों को छोड़ करके सीधा कहाँ पर आ गए हैं? मोबाइल पे आ गए हैं। अच्छी बात है, अगर हेल्प मिलती है तो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हमने खुद अगर बात करें तो आज स्टूडेंट ने चिंतन करना छोड़ दिया है। आज के स्टूडेंट ने चिंतन करना छोड़ दिया। हर चीज़, जैसे ही उसको कोई चीज़ समस्या होती है, तुरंत वो कहाँ जाता है? तुरंत वो मोबाइल के पास जाता है और नेट के माध्यम से उसको खोजना शुरू कर देता है। दोस्तों, कभी कभी आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल करिए, वरना एक समय मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाला है कि व्यक्ति जो है वो चिंतनहीन हो जाएगा। वो चिंतन करेगा ही नहीं। हर एक व्यक्ति को पका पकाया चाहिए, तो पकाने वाले दोस्त कहाँ से बनेंगे? ठीक है, तो आप पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से उन्हीं पर डिपेंड हो जाएंगे तो आप जो थिंकिंग है वो नष्ट हो जाएगी। और आज के जो होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो यही कर रहे हैं कि आपके चिंतन को खत्म कर रहे हैं। आपको सोचने से रोका जा रहा है। तब के समय में लोगों के पास संसाधन नहीं थे तो सोचते थे, और जब सोचते थे तो वो उनका दिमाग काम करता था, और इसीलिए वो खुद नई नई चीज़ों का निर्माण कर देते थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बताई। और बात वही समय की करें तो समय लोगों के पास नहीं है। कम समय में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 4 मिनट, 5 मिनट में लोग इतनी सारी नॉलेज चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं, स्टूडेंट बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। सोचिए, आप खुद सोचिए कि किसी चीज़ के बारे में गहनता से अगर आपको अध्ययन करना है तो कम समय में कैसे संभव है। आप देखिए, लोगों को दुनिया इतनी तेज भाग रही है कि लोगों के पास समय नहीं है। लोग गाड़ी पर बैठ करके खाना खाते हैं, लोग चलते चलते खाना खाना शुरू कर दिए, और आगे आने वाले समय में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप नेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, जाने कितने ऐप्स बन गए हैं, टिकटॉक, टकाटक, पता नहीं कौन कौन से, और उसमें 5 सेकंड 10 सेकंड के वीडियो हैं, फटाफट लोग उनको देख रहे हैं। और ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित भी लोग ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो गहन नॉलेज की जो वैल्यू है वो एकदम से खत्म होती चली जा रही। हाँ, जो अभी IAS सिविल तैयारी करते हैं, सिविल की, वही सिर्फ लोग बचे हुए हैं जो कि वो डीपली थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। बाकी तो हर जगह पर एकदम से अब बेवकूफ़ बनाने का काम ही किया जा रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है ये बातें आपको पसंद ना आई हों, उसके लिए सॉरी। आप चाहें तो वीडियो को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप अपने टॉपिक पे आ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC पेट एग्जाम 20 अगस्त 2021 को है, और इस पर हम देखते हैं एक विषय भारतीय अर्थव्यवस्था की बात वहाँ पर की गई सिलेबस में, और इसमें योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं की बात की गई है। तो हम भी आज शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही आपको पढ़ाने वाले हैं, चूंकि सभी को, और अब ये पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग बड़ा टॉपिक है। ये कम समय में, कम मैटर में नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर अवेलेबल प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्लानिंग क्या है, योजना आयोग क्या है, और नियोजन किसे कहते हैं।
भारत में अगर हम नियोजन की बात करें, आयोजन से संबंधित बात करें, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देखें कि पहला जो हमारा तथ्य है, पहला जो तथ्य है कि भारत में नियोजन का सूत्रधार पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जिनकी अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो भारत में प्लानिंग कमीशन के अगर बात करें जनक की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री थे उस समय। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक जो है 1934 में प्रकाशित हुई थी, जिसे एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। इसे भारत में नियोजन का जनक कहा जाता है। अर्थात पहले पुस्तक आई भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, किसकी पुस्तक थी? एम विश्वेश्वरैया की। और इसी ने क्या किया था कि भारत में लोगों के मन में योजना आयोग का जो विचार है लाने का एक तरीके का प्रयास किया, और जिसको देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि 1938 में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया था। आगे हम बात करते हैं कि भारत में प्रारंभिक रूप से योजना की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है लोग कर रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। 1944 की अगर बात करें तो 1944 में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी कहें कि एक योजना आयोग का ये भी एक बेस है, शुरुआत यहां से मानी जाती है। 1944 ईस्वी में ही श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, ये भी एक तरीके का प्लान था। 1945 में जन योजना शुरू की गई, श्रमिक नेता एम.एन. राय के द्वारा शुरू की गई। 1950 में सर्वोदय प्लान आया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय योजना आयोग का फाइनली गठन कर दिया गया। तो भारतीय योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष था वो कौन था? प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जो संस्था थी वो कैसी थी? असंवैधानिक। कैसी थी ये? असंवैधानिक निकाय थी, अर्थात इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। तो ये असंवैधानिक निकाय भी इसे कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको बहुत ही शॉर्ट, इससे ज्यादा शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता है। एक एक पंचवर्षीय योजना को अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम एक एक दो पेज में आएगा, लेकिन यहां मैंने सिर्फ मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो यहां पर ली हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की, फर्स्ट ईयर प्लानिंग, तो ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई? 1951 से 1956 तक की चली। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हैरल्ड डोमर मॉडल भी लिखा जाता है इसको। इसका केंद्रीय बिंदु का क्या था? इसका फोकस फिर किस पर किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना पे फोकस पूरी तरीके से कृषि पर किया गया था। लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसके विकास का 2.1, लेकिन प्राप्ति कितनी थी? 3.6 की। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकेंड प्लानिंग की, तो ये 1956 से 1961 तक चली। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये पूछा जाता है कि जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस, इन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था नेहरू जी के साथ में। इसमें मुख्य बात क्या रखी गई? इसका केंद्र बिंदु क्या था? इसमें था आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। तो यहां पर मुख्य रूप से कृषि पर फोकस किया गया, लेकिन यहां पर अब उद्योगों की बात करना शुरू कर दिया गया। लक्ष्य रखा गया था 4.5 का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.21। तब भी काफी हद तक ठीक ठाक प्राप्ति हुई थी। अगर हम तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 तक जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का प्रभाव इसमें था। और इसमें एक मुख्य केंद्र बिंदु क्या था कि आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश या लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक है, आगे हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974 तक चली। अशोक चंद्र, देखिए बीच में यहां पर हम लोग देखते हैं कि 3 वर्ष का यहां पर गैप हो जाता है। 1969 से शुरुआत हो रही है यहां पर। ठीक है, अशोक रुद्र एलन एस मान्य मॉडल था। इसमें कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की बात यहां पर की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली। डीपी धर मॉडल था इसमें निर्धनता, उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। आगत निर्भर मॉडल का विस्तार यहां पर देखने को मिलता है। गरीबी निवारण की बात की गई थी और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे अगर बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना की, दोस्तों आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1985 से 1990 तक की चली। वस्तु और मजदूरी मॉडल यहां पर रखा गया। कृषि पर भी फोकस किया गया और विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति पर भी फोकस किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से, देखिए यहां
भी 2 वर्ष का गैप देखने को मिलता है 1992 से 1997 तक। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। और मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन के विकास की बात यहां पर की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव संसाधन के विकास की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक मानी जाती है, 1992 से 1997 तक। किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो 1997 से सन 2002 तक आगत निर्भर मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि की यहां पर बात की गई थी। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। ये योजना आयोग ने एक पत्र जारी किया था, उसी पत्र पर ये जो पंचवर्षीय योजना है वो आधारित थी। इसमें सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास की बात की गई। तो हम देखते हैं कि 9वीं और 10वीं में जो लक्ष्य रखा गया वो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास की बात की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। ये भी योजना आयोग के पत्र पर आधारित थी। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की बात की गई थी। समावेशी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सभी का विकास, बराबर मात्रा में सभी का विकास। ठीक है, और लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना है, लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। योजना आयोग के पत्र द्वारा ये लागू की गई। और तीव्रता, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास की बात यहां पर की गई। दोस्तों तो योजना आयोग के पत्र के माध्यम से 10वीं, 11वीं, 12वीं चली थी। ठीक है, तो ये 12 कुल मिलाकर के पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिनकी मुख्य बातें हमने यहाँ पर कर ली, किस मॉडल पर, किस समय और क्या लक्ष्य रखा गया था। अब हम बात करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग की। तो नीति आयोग पर बात करने के पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक संस्था, इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। 65 वर्ष के बाद में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो इसमें सीईओ भी होता है। ठीक है, इसमें एक तो अध्यक्ष हो गया, तो अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। ठीक है, सचिव की बात करें, सचिव तो प्रभात राजीव कुमार, सॉरी वर्तमान में अगर देखें तो नीति आयोग के सचिव कौन है, राजीव कुमार। अगर सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो इस समय कौन है, अरविंद पनगड़िया। ये कब थे, पहले थे, ये पहले सीईओ अरविंद पनगड़िया। अभी वर्तमान में कौन है आपको बताना है, वर्तमान सीईओ। तो वर्तमान सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत। और पहले सीईओ कौन थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने नीति आयोग के बारे में मैंने रखा। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते क्या है, नीति को भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, ओके। आगे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में जो मुख्य अंतर है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग की अगर बात करें तो यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो है वो सरकार को सलाह देगा कि कैसे कैसे नीतियां बनाई जानी चाहिए। योजना आयोग की बात करें तो इसने काम कैसे शुरू किया था, एक संवैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन ये संवैधानिक निकाय था नहीं, इसे दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन काफ़ी पावरफुल था। नीति आयोग की अपेक्षा योजना आयोग काफ़ी पावरफुल था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यह सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल देता है, लेकिन यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर करता था। यहाँ पर इसमें कई सारे सदस्यों को रखा गया, यहाँ पर इनकी संख्या कम थी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। मैंने बताया ना कि पावरफुल था, इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा हावी रहती थी, जबकि यहाँ पर राज्यों की समान भागीदारी का प्रावधान नीति आयोग में किया गया है। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ सचिवों को समान प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है। या जो है अर्थात नीति आयोग बॉटम अप्रोच पर काम करता है, अर्थात ये बाद में काम करता है, जो डिसीजन प्रधानमंत्री जो इसकी कैबिनेट लेंगी उसके बाद ये, अर्थात इसका जो है ये थिंक टैंक के रूप में है पूरी तरीके से, बस ये विचार रख सकता है, ज़्यादा पावरफुल नहीं, इसलिए निचले स्तर से काम करता है, जबकि ये टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए।
इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। देखिए, जबकि इसे यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। ये पावरफुल था, मैंने पहले ही बताया। इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित हैं। यहाँ वित्त मंत्री भी पूरी तरीके से निहित है। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी। तो ये ज़्यादा पावरफुल था, नीति आयोग की अपेक्षा योजना आयोग ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कम समय में सारी बातें कर ली योजना आयोग के बारे में, और हमने बात कर ली यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।